और गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरकर दीवार में प्रविष्ट होगी। ड्राइंग रूम में अचानक ही हड़बूंग और अफरा तफरी फैल गई। मेरी तरह वो दोनों भी सोफों वगैरह के पीछे पला लेने की कोशिश कर रहे थे। उस हसी और अरीज मकान में यकायक फैल जाने वाले कूर अंधेरे में आछी हथियार से किया हुआ बेआवाज फायर बहुत होलनाक और लर्जाखेज था। उस वक्त मेरे सितारे यावर थे जो अंधेरे में चलाई गई गोली मेरी खोपड़ी से जरा ऊपर से गुजरकर दीवार में प्रविष्ट हो गई थी, वरना वही बेआवाज गोली मेरी खोपड़ी के चीथड़े भी उड़ा सकती थी। मौत को इतनी करीब से देख लेने के बाद मेरा दिल तेजी के साथ धड़कने लगा था और पूरे वजूद में सनसनी की लहरें से सराहियत कर गई थी। पहला वार खता गया था, लेकिन मुसल्ला हमला आवर किसी भी लम्हे दूसरा फायर कर सकता था। इसलिए खफीफ सी दहशत और सनसनी के बावजूद मैं अपनी जगह छोड़कर तेजी से एक सोफे की ओट में हो गया था। तारीख कमरे में पैदा होने वाली आवाजों से सायर हो रहा था कि डान 3 और सेठ हबीब जवानी ने भी अपनी जगहों पर जमे रहने की हमाकत नहीं की थी और फायर होते ही फुर्ती से पोजीशन ले ली थी। वो फायर उस अमर का खुला सबूत था कि हमला आवर जो कोई भी था मेरे खून का प्यासा था और यकीनी तौर पर अकेला नहीं था। उसके किसी मददगार ने उस मकान में अंधेरा फैलाकर उसे हमला करने का मौका फराहम किया था। अंधेरे का असल मकसद ये था मुझ पर गोली चलाने वाला किसी जवाबी कार्रवाई का निशाना बनने से महफूज रहे, लेकिन वही अंधेरा शायद मेरे लिए जिंदगी की नवीद बन गया था। मैं उस वक्त डान 3 का एक मुलाकाती था। वो शी के बड़ों के साथ मसालिहाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की नीयत से मेरे साथ गुफ्तगू में मसरूफ था ताकि जिमी लॉयड की शरात पूरी करके उसके साथ जारी तसादुम को खत्म कर सके। जिस मकान में हम मौजूद थे वो भी डान 3 या माफिया की मलकियत मालूम होता था। उस एतबार से वो वारदात डान 3 के इख्तियारात और इक़्तिदार में बराह रास्त मुदाखलत के मुतरादिफ थी। मुझ पर फायर करके डान 3 की बालादस्ती को तौहीन अमेज अंदाज में ललकारा गया था और वही उस मुदाखलत बेचा का मुनासिब जवाब देने का हक रखता था। कोई और मौका होता तो मैं संभाला लेते ही अपनी जान के दुश्मन पर किसी खूनी उकाब की तरह जवाबी हमला करने की तैयारी करता, लेकिन उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मैं डान 3 का वसीउ आरिस मकान में उसका अहम मेहमान या मुलाकाती था, इसलिए मैंने दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर इक्तिफा किया। कोई इस देर है। तारीकी में डान 3 की गुर्राती और कहरबार आवाज उभरी। जवाब में कोई कुछ न बोला, लेकिन बाहर दौड़ते हुए कदमों की धमक में एक फायर की आवाज गूंजी। शायद हमला आवरों में से किसी ने उस मकान के मुहाफिज पर गोली चलाई थी। पहला फायर बेआवाज था, जबकि दूसरी गोली से फिजा लर्ज कर रह गई थी, जिसका मतलब था कि हमला आवरों की तादाद के बारे में मेरा कयास गलत नहीं था। चीफ, अंधेरे में डान 3 की गजबनाक आवाज उभरी। ये क्या तमाशा है, या क्या हो रहा है? मैं खुद हैरान हूँ डान। हबीब जवानी की लरजती हुई मुदाफाना आवाज उभरी। अहाते की हिफाजत और निगरानी के लिए 6 आदमी ममूर हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कहाँ मरे हुए, उन्हें इल्जाम न दो। अंधेरे ड्राइंग रूम में अचानक एक भारी सी अजनबी आवाज गूंजी। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारे आदमियों की नाअहली से ज्यादा मेरे आदमियों की आला कारकर्दगी का दखल है। मेरा पहला बेआवाज फायर साया हुआ है, लेकिन मैं अपने शिकार को तलाश कर लूंगा। अंधेरा होने से पहले मैं देख चुका हूं कि तुम तीनों गैर मुसल्ला हो, इसलिए जो जहां और जिस साल में है वहीं और इसी तरह पड़ा रहे। किसी ने जरा भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बेदरेक गोली चला दूंगा। ये याद रखना कि मैं अंधेरे में आवाज पर निशाना लेने का आदी हूँ। इस बार मेरी गोली ट्रायगा नहीं जाएगी। डान 3 समेत उस वक्त सब लोग ही अंग्रेजी बोल रहे थे और खामोशी के साथ ड्राइंग रूम में घुस आने वाले अजनबी ने भी अपने आज़ाइम के इजहार के लिए उसी जुबान का सहारा लिया था। उसके अलावा लहजे से सायर हो रहा था कि वो कोई मकामी नहीं बल्कि गैर मुल्की था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? डान 3 की सर्द आवाज उभरी। हमें मालूम था कि तुम पत्थर में से तेल निकालने का अज़्म लेकर यहाँ पहुंचो, इसलिए नाकाम रहोगे। अजनबी की गंभीर आवाज उभरी। डैनी बहुत हरामी आदमी है। सुपरआई मैन जानता था कि डैनी किसी भी सूरत में उसके मुतालबात पूरे करने पर आमादा नहीं होगा। तो तुम जिमी लॉयड के हरकारे हो। डान 3 का लहजा बिल्कुल सर्द और सपाट हो गया। अंधेरे में हंसी की खफीफ सी आवाज उभरी। फिर जवाब आया। उनके अलावा किसी की मजाल हो सकती है कि मदर माफिया के एक मुअज़्ज़ज़ डान की क़यामगाह में कदम रख सके। हमारे लिए माफिया ही नहीं बल्कि उसका हर ओहदेदार मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, लेकिन हम डैनी को माफ नहीं कर सकते। तुमसे साज़बाज़ कर लेने के बावजूद वो तुम में से नहीं है। हम हर हाल में उसे अपना गद्दार और बागी तस्वुर करेंगे, लेकिन तुम्हारा यह रवैया हमारे मुज़ाकरात के रूह के खिलाफ है। डान 3 ने एहतियात किया। हरगिज़ नहीं। सख्त लहजे में जवाब दिया कि हम मुज़ाकरात सिल्वर आइज और बीम गन की वापसी से मशरूत थे। उन दोनों नकात पर इसका जवाब तुम सुन ही चुके हो। इसके बाद हम इसे मजीद ढील नहीं दे सकते। इसने तुम्हारे मुसालिहाना जज्बात का एहतराम नहीं किया। अब हम इसे सरकशी का मजा चकाएंगे। तुम्हें ये जसारत महंगी पड़ेगी। डान 3 ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। डैनी जो भी और जैसा भी है हमारा आदमी है और अपने आदमियों पर किसी की बाला दस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। ये नजरियाती बातें अजनबी कह रहा था।
बहुत सी बातें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस वक्त तुम तीनों गैर मुसल्ला हो और मैं इशारिया 3-2 का साइलेंसर लगा हुआ स्मिथ ब्राउनी लिए हुए हूँ और इस कमरे के दरवाजे पर मौजूद हूँ। डैनी इस दरवाजे से जिंदा नहीं निकल सकेगा। तो क्या तुम डैनी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची हो? डॉन 3 की आवाज उलझन अमेज थी। मुझे डैनी का सुराग भी मिल जाता तो मैं सब वहीं ढेर कर देता। अजनबी की आवाज तलख होगी। मुझे इसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे मालूम था कि ये सिल्वर आइज और बीम गन की वापसी पर आमादा नहीं होगा। तुम उसका जवाब सुन ही चुके हो। ऐसे हठधर्म और मूजी शख्स का पीछा करना अपने वक्त को बर्बाद करने के मुतरादिफ होता है। मुझे तो इसका साया भी नजर आ जाता तो मैं इसे खाक खून में नहला कर रख देता। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? डॉन 3 ने सवाल किया। क्या मेरा ताकुब किया गया? तुम्हारा कयास दुरुस्त है। मुझे मालूम था कि तुम डैनी से मुलाकात का मिशन लेकर बैंकॉक से निकली हो, इसलिए मैं इब्तिदा ही से साई की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। डैनी मेरे सामने यहाँ आया था। मुझे सिर्फ इतना इंतजार था कि तुम उस पर अपनी जिरा खत्म कर लो। जब डैनी ने तुम्हें मायूस कर दिया तो मेरा काम शुरू हो गया। जिमी लॉयड की तरफ से खुली पदैदी है। हम शी के बड़ों को हमेशा मुकम्मल एहतराम देते चला आए हैं। मेरा ताकुब करके मेरी तौहीन और तजलील की गई है। मैं जिमी लॉयड से उस पर एहतजाज करूंगा। जरूर करना, अजनबी ने कहा, लेकिन तुम्हारा एहतजाज हक़ाइक़ को नहीं बदल सकता। मेरे हाथ में भरा हुआ पिस्तौल है और तुम तीनों गैर मुसल्लह। मुझे तुमसे कोई परखाश नहीं, लेकिन आज मैं डैनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी जिंदगी अजीरन की हुई है। इसकी हलाकत के बाद जिमी लॉयड तुम्हारे एहतजाज पर फरागदिली के साथ मुआवजा तलब कर लेगा और तुम्हारे पास इसे माफ कर देने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं होगा। अहम बात यही है कि असल अहमियत तंजीम की होती है। अफराद के आने जाने से उनकी कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुत्ते के पिल्ले और सुअर के बच्चे हो। डॉन 3 इश्तियाल के आलम में बोला। अजनबी की बेसाख्ता हंसी उभरी और बोला, डॉन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन गुस्से में आकर अब तुम गैर मंतकी बातें कर रहे हो। मैं भयाक वक्त कुत्ते का पिल्ला और सुअर का बच्चा नहीं हो सकता। एक वक्त में तुम मुझे एक ही गाली दे सकते हो, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में गाली भी रायगा आ जाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त जो कुछ कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे अपने सुपर आई मैन की मुकम्मल पुष्ट बनाई हासिल है। जिमी लॉयड को तुम्हारी जसारत बहुत महंगी पड़ेगी। डॉन 3 किसी भेड़िए की तरह घुराया। मैंने इस वक्त सोच समझ कर सामने आने का खतरा मोल लिया है। डैनी के फितने का खात्मा करने के बाद मैं सुपर आई मैन की आंखों का तारा बन जाऊंगा। डैनी की मौत का सौदा उसे किसी भी तरह महंगा नहीं पड़ेगा। वो दोनों अपने तेज और तुंद मुज़ाकरात में उलझे हुए थे। मुझे हबीब जवानी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उस गुफ्तगू में मेरी शिरकत की सिरे से कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हवा से खमसा को सूरत हाल के तजिया पर मरकूज किया हुआ था। अंदर मुज़ाकरात जारी थे और मुझे इतना वक्त मिल गया था कि मेरी आंखें वहां फैले हुए घूर अंधेरे में किसी न किसी हद तक देख लेने की आदत हो गई थी। मैं जिस वजनी सोफे के अक्का में दुबका हुआ था उससे 10-12 फुट के फासले पर वो अजनबी खुले दरवाजे में खड़ा था। दूसरी तरफ बाहर भी धमाचूकनी जारी थी। वक्फे वक्फे से इक्का दुक्का अफराद के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें उभरती और फिर लामुतलाही सकूत छा जाता। उस सकूत में सिर्फ 3 फायर हुए थे जो बेआवाज नहीं थे, लेकिन उनमें से कोई भी फायर कारगर साबित नहीं हो सका था। किसी मरने वाले की चीख तो दरकिनार, मुझे किसी जख्मी की कराह तक नहीं सुनाई दी थी। बाहर से आने वाली उन आवाजों से जाहिर हो रहा था कि डॉन 3 के आदमी बिल्कुल ही काफिल नहीं थे। उनके हद से बड़ी हुई खुद एतमादी की वजह से अजनबी और उसके साथियों को उस इमारत में दाखिल होने का मौका जरूर मिल गया था, लेकिन उनकी तरफ से कार्रवाई का आगाज होते ही मुजाहमत का अमल भी शुरू हो चुका था, जिसके नतीजे में किसी भी लम्हे बाजी उनके खिलाफ उलट सकती थी। मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि बाहर वाले अपने मसाइब में उलझे हुए थे और उनके तरफ से अंदर के मामलात में किसी भी किस्म की मुअस्सर मुदाखलत का कोई इम्कान नहीं था। अगर किसी तरह अजनबी को गैर मुसल्लह कर दिया जाता तो अंदर छिड़ने वाले मुकाबले में उसे बासानी जेर किया जा सकता था। उसके जिये में डॉन 3 या हबीब जवानी के जात के लिए कोई मोहलक खतरा पनाह नहीं था। अजनबी डॉन 3 के लिए मुसलसल मुफाहमाना जज्बात का इजहार कर रहा था। हबीब जवानी हाथियों की लड़ाई के जद में आए हुए किसी मेंढक की तरह किसी कोशे में छुपा हुआ था और सारा खतरा सिर्फ मेरी सलामती को लाहक था। अजनबी के लबो लहजे से खून की बू आ रही थी। उसने अपनी दानिश में फैसला कुन बालादस्ती हासिल कर ली थी और वह मुझे हलाक किए बगैर वहां से वापस जाने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। इसलिए मेरे पास मारने या मर जाने के अलावा कोई तीसरी राह बाकी नहीं रही थी। मैंने कोई कदम उठाने से कबल सूरत का आखिरी जायजा लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हालात मेरे हक में नहीं थे। कमरा बल्कि पूरी इमारत में अंधेरा जरूर फैला हुआ था, लेकिन जिस तरह मेरी आंखें उस अंधेरे में किसी हद तक काम करने की आदी हो गई थी, उसी तरह वो गैर मुल्की अजनबी भी अपने कुर्बो जवार में रूनुमा होने वाली नकलो हरकत को देख लेने पर कादिर हो सकता था, जबकि मेरे और उसके दरमियान कम अज कम 10 फुट का ऐसा गैर महफूज फासला हायल था जहां मुझे कोई आड़ या रुकावट मुयस्सर नहीं आ सकती थी। इस्तरारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की उन जानलेवा लम्हात में मुझे अचानक ही ख्याल आया कि मैं जिस सोफे के अक्कम में छुपा हुआ था
उसे मुल्हिक मेज पर संग मरमर की बनी हुई एक आराइशी एश ट्रे मौजूद थी। वो ख्याल कूदते ही मैंने कोई आवाज पैदा किए बगैर दाहिनी तरफ हरकत की और चंद सानियों बाद ही मेरा लरसता हुआ हाथ एश ट्रे का सर्द और बेजान लम्स महसूस कर रहा था। खुले हुए दरवाजे के पेशे मंजर में अजनबी का हेवला पूरी तरह मेरी नजरों में था। फसनी एश ट्रे से उसके सर का निशाना लेकर मैं बासानी उसे ढेर कर सकता था, लेकिन पूरे बदन के मुकाबले में खोपड़ी का निशाना खता होने का इम्कान ज्यादा था। इसलिए मैंने पूरी एहतियात के साथ बाएं घुटने और दाहिने पंजे पर अपने बदन का तवाजुन दुरुस्त करके अचानक ही वो वजनी एश ट्रे पूरी कुव्वत के साथ गैर मुल्की अजनबी के सीने पर फेंक मारी। मैंने अपनी वो कार्रवाई इतनी सुरात और खामोशी के साथ मुकम्मल की कि मेरे शिकार को कुछ समझने या संभलने का मौका ही नहीं मिल सका, और फिजा में उड़ती हुई एश ट्रे की भरपूर जर पड़ते ही फिजा उसकी दर्दनाक चीख से लरज उठी। मेरे लिए वो मौका गनीमत था। तारीख हेवला चूं ही लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ गिरा। मैंने किसी खौफ या खतरे की परवाह किए बगैर अपनी जगह छोड़कर उस पर छलांग लगा दी। मुझे उसको फिलफोर जेर कर लेने से ज्यादा फिक्र उसके बेआवाज पिस्तौल की थी। मैंने उस पर हमला आवर होते ही उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि उसके दोनों हाथ खाली थे। शायद एश ट्रे की गैर मुतवक्का और शदीद चोट खाती पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दबीज कालीन पर गिर गया था। उसकी बर्तरी का एहसास खत्म होते मैंने वैशाना अंदाज में उसे नीचे गिराकर उसके चेहरे पर घूंसों और टक्करों की बारिश कर थी। वो उस अवताज से कबल अपनी मुकम्मल बर्तरी और फतह के घमंड में मुबतला था, इसलिए मेरे अचानक और तेज हमलों के खिलाफ मुअस्सर मुदाफत करने में कामयाब नहीं हो सका और चंद ही सानियों में उसका चेहरा खून और खून ही में नहा गया। उसका जिंदा और गरम गरम लहू की चिपचिपाहट मुझे अपने हाथों और चेहरे पर महसूस हो रही थी। मेरी जारहाना कार्रवाई इतनी गैर मुतवक्का और तेज थी कि हबीब जिवानी के अलावा डॉन 3 भी फौरी तौर पर मेरा साथ देने में कामयाब नहीं हो सका। वो दोनों समझ नहीं सके थे कि अंधेरे में अचानक क्या खेल शुरू हो गया था, लेकिन वो कैफियत से ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सके। पिटने वाले की चीखों और मेरी बुलंद आहंग मादरजात गालियों ने उन्हें सब कुछ समझा दिया और वो भी अपनी कमीनगाहों से निकल आए। मैंने उस वक्त अपने हरीफ को जेर करके अपनी जिंदगी की हारती हुई बाजी जीत ली थी, इसलिए मैं सख्त मुश्तिल था। लेकिन उस आलम में भी मैंने महसूस किया कि मैं अपने हरीफ की मुरम्मत करते हुए उसे अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में गालियां दे रहा था। जुबानों का वह इंतखाब कतई गैर इरादी था, लेकिन पिटते हुए हरीफ के दम तोड़ते हुए मुदाफाना अंदाज की वजह से जो ही मेरा ज़हनी दबाव कम हुआ तो गालियों के मामले में बैक वक्त 3 जुबानों के इस्तेमाल का जवाब भी मेरे ज़हन में वाज़ेह हो गया। मेरी गिरफ्त में आया हुआ दुश्मन गैर मुल्की था। उसने अपना माफी ज़मीर जाहिर करने के लिए इब्तदा ही शिकस्ता अंग्रेजी का सहारा लिया था। उस वजह से लाजमी हो गया था कि मैं अपनी दिली जज्बात उस तक पहुंचाने के लिए वही जुबान इस्तेमाल करता जो उसके लिए काबिल फहम थी। लेकिन अंग्रेजी जुबान में रवानी से दी जाने वाली गालियों की तादाद बहुत कम होने की वजह से दिल की कदूरत आदतन उर्दू का रूप धार रही थी। बात वहीं खत्म नहीं हो जाती थी। रोजमर्रा गालियों के मामले में उर्दू का जखीरा बड़ा होने के बावजूद सूती एतबार से उन मफाहीम का आईनादार नहीं था जो बोलने वाले के दिलो दिमाग में कहरो नफरत की आग भड़का रखते हैं। उन जज्बात की तशफी के लिए पंजाबी जुबान का इस्तेमाल नागुज़ीर था। पंजाबी जुबान में गालियां देकर मैं इत्मीनान बख्श तौर पर अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था, और अगर फरीक सानी उस जुबान से आशना होता तो महज भारी भरकम गालियां सुनकर ही जहन्नुम हासिल हो सकता था। फिर अचानक ही बुझी हुई रोशनी जल उठी। शायद उससे मकान के मुहाफिजों ने मुदाखलत कारों को जेर करके बिजली का मेन स्विच ऑन कर दिया था। रोशनी होती ही सेठ हबीब जिवानी ने नहायत छिछोरे अंदाज में मेरे नीचे दबे हुए सफेद फाम की पसलियों पर ठोकर रसीद को गुराते हुए बोला, इसकी हड्डियों को तो रेजा रेजा कर दो। इस कुत्ते की ये मजाल के इसने डॉन 3 की रहाइश गाह में घुसने की जसारत की है। नो, डॉन 3 ने अपना हाथ फिजा में बुलंद करके सर्द और पुरस्कून आवाज में कहा, यह निहत्था होने के साथ ही माकूल हद तक जख्मी भी हो चुका है, इसलिए इसे छोड़ दो। मैं इसे कुछ बाज पुरुष करनी चाहता हूँ। मैंने अपने कैदी की नाक पर एक वहशाना टक्कर रसीद की और वो तड़प कर पूरी कुव्वत से चीख पड़ा। मुझे छोड़कर अलग हुआ तो उसका खून में लथड़ा हुआ चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। वो तकरीबन झूमता अपने कदमों पर उठा, लेकिन फिर लड़खड़ा कर कालीन पर ढेर हो गया। जख्मों से भारी मिकदार में खून बह जाने की वजह से उस पर नगाहत तारी हो रही थी। मैंने उसका गिरेबान जकड़ कर उससे जबरदस्ती उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। वो मेरी गिरफ्त में होने के बावजूद इधर उधर चूम रहा था। मैंने महसूस किया कि डॉन 3 की सर्द और जज्बात से आरी रहने वाली निगाहों में भी मेरे लिए पसंदीदगी के आसार उतर आए थे। उसने अपने सर की खफीफ सी बाती जुम्बे से मेरी तायद की और मैंने अपने हरीफ को तकरीबन घसीटते हुए एक सोफे पर डाल दिया। उसका मुहिब पिस्तौल डॉन ने उठा लिया था। उस असना में डॉन 3 की उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ गया था, लेकिन आसाब शिकन सूरत हाल से 2-4 होने के बावजूद उसने बुझा हुआ सिगार नहीं फेंका था। उसे खून में नहाए हुए कैदी के सामने पहुंचकर इत्मीनान से अपना बुझा हुआ सिगार सुलगाया, फिर सर्द नजरों से घूरने लगा।
कैदी ने नहायत बेरहमाना अंदाज में अपने जख्मों से बहते हुए खून को अपनी दोनों आस्तीनों से साफ किया और मुझे घूरते हुए भराई हुई आवाज में बोला, आज की नाकामी का सदमा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। डैनी जैसे चालाक दरिंदे को जहन्नुम हासिल करके मैं अपने सुपर आईमैन के सामने सुरखरुई हासिल कर सकता था। सुरखरू तो तुम हो ही गए हो। मैं उसकी हर्जा सराई पर खामोश नहीं रह सका। ये और बात है कि तुम्हारे चेहरे की सुर्खी खुद तुम्हारे ही लहू की एहसानमंद है। उस एतबार से तुमने अपना आज का हदफ हासिल कर लिया है। मेरे डॉन ने मुझे इजाजत दी होती तो मैं तुम्हारे पूरे बदन से खून की लकीरें बहा सकता था। गैर जरूरी बातों की जरूरत नहीं। डॉन ने अपने खुशबूदार सिगार का एक गहरा कश लेकर किसी से खुसूसी तौर पर मुखातब हुए बगैर ताकमाना लहजे में कहा। फिर उसने अपनी बेरहमाना निगाहें जख्मी कैदी के चेहरे पर मरकूज करते हुए पूछा, अब ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे। मेरा नाम बिली गैंग है, उसने बदस्तूर भराई हुई आवाज में कहा। शायद तुमसे मुआहदा होने के बाद सुपर आई मैन ने मुझे इस काम पर मामूर किया था और मैं फौरन इन न्यूयॉर्क से शिकागो चला आया, जहां तुम्हारा मस्कन था। चीनी निजाद अमरीकियों की आबादी में तुम तक पहुंचना दुश्वार नहीं था। मुझे बता दिया गया था कि तुम अव्वलीन फुर्सत में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचकर डैनी से मिलने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैं साए की तरह तुम्हारे पीछे लग गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ने आखिरी मरहले पर मुझे तुम्हारा असीर बना दिया है। डांतरी के हल्क से एक दबी दबी खुर्राहट उभरी और उसने तकरीबन खुद कलामी के अंदाज में कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शिकागो से मेरा पीछा करते हुए यहां तक आए, लेकिन मुझे शुबा ना हो सका कि जिमी लॉयड ने मुझसे वादा खिलाफी करते हुए अपने किसी कुत्ते को मेरे पीछे लगा रखा है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा निशाना सिर्फ डैनी था। तुम डॉन 3 को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। सकूत का फायदा उठाते हुए हबीब जिवानी ने सवाल किया, तुम्हें इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। शिकागो से न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई के रास्ते कराची पहुंचने तक मेरे पास कई मौके थे जब मैं तुम्हारे मिस्टर निशिकाओ को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन मुझे इनका मर्तबा मालूम था, इसलिए मैंने कहीं भी इनका रास्ता काटने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि तुम खुद को मिस्टर निशिकाओ से ज्यादा होशियार समझ रहे थे। मैंने पूछा। मैंने उस पूरे मामले में उस अंदाज में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। मेरी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम दी है। इस मुहिम में असल अहमियत राजदारी की थी। अगर मिस्टर निशिकाओ को यह इल्म हो जाता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं तो रास्ते ही में मेरा काम तमाम हो सकता था। कराची के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मेरा ख्याल था कि मैं अपने मिशन में 99% कामयाबी हासिल कर चुका हूं, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि मुझे 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। मेरे लिए तुम निशिकाओ से ज्यादा खतरनाक साबित हुए। बिली गैंग के जरिए डॉन 3 का असल नाम मेरे इल्म में आ गया था और यह भी पता चल गया था कि वो चीनी निजाद होने के बावजूद अमेरिकी शहरी था और मुझे जेर करने के मिशन पर शिकागो से कराची पहुंचा था। अलबत्ता बिली गैंग ने जिस अंदाज में मेरी तारीफ की थी उससे मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हो सकी। डॉन 3 अव्वल और आखिर मेरा बास था और अच्छे मातहत अपने बास से किसी भी सूरत में अपना मवाजना किया जाना पसंद नहीं करते। होश में रहकर बात करो। मैंने बिली गैंग के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए खुरदरे लहजे में कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपने बड़ों की जात का प्रतीक हूँ। तुम डॉन 3 के मुकाबले में मुझे चढ़ाकर हमारे दरमियान बदगुमानियां पैदा करना चाहते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी ये कोशिश नाकाम होगी। मेरे भरपूर थप्पड़ से उसका दहाना अंदर से जख्मी हो गया। उसने बेपरवायाना अंदाज में खून आलूद थूक के पिचकारी कालीन पर उगलते हुए तल्ख लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि मैं बाजी हार चुका हूँ। मैंने लगी लिपटी रखे बगैर वो बात कही जो मेरे दिल में है। तुम मेरे बदतरीन दुश्मन हो, लेकिन मुझे यह एतराफ करने में कोई यार नहीं कि तुमने आखिरी लम्हात पर मेरी बाजी उलट कर यह साबित कर दिया कि शी का सुपर आई मैन तुमसे बिला वजह खौफ नहीं है। वो तुम्हारी बू पर लगा हुआ है और जल्द ही तुम्हें ठिकाने लगवा देगा। टैनी की बारी बाद में आए कि फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो। डॉन 3 की सर्द आवाज गूंजी, मुझे मालूम है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। बिली गैंग ने हैरतनाक बेखौफी के साथ कहा, मैंने खूब सोच समझ कर यह मिशन अपने जिम्मा लिया था। मुझे मालूम था कि मैं कामयाब रहा तो मुझ पर सुपर आई मैन की नवाज़शात की अंधाधुंध बारिश शुरू हो जाएगी, और नाकाम रहा तो शायद मेरी लाश का भी सुराग नहीं मिल सकेगा। जिमी लॉयड ने तुम्हें हर हाल में मुझे मार डालने की हिदायत की थी। चंद सानियों के बोझल सकूत से फायदा उठाते हुए मैंने वह सवाल पूछ ही लिया जो खासी देर से मेरे जहन में छुप रहा था। मुझे मालूम था कि तुम यह सवाल जरूर पूछोगे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दिल तो ये चाहता है कि मैं अपनी जुबान न खोलूं ताकि यह सवाल हमेशा तुम्हारे जहन को डसता रहे, लेकिन मैं तुम्हारी हमदर्दी में नहीं बल्कि सुपर आईमैन और निशिकाओ के दरमियान पैदा होने वाली मुतवक्का गलत फहमी को दूर करने की नीयत से बता देता हूँ कि मेरा मिशन मशरूत था। मुझे तुम्हारे और निशिकाओ के मुज़ाकरात के मौका पर मौजूद रहना था। तुम सिल्वर आइज और भीम गन की वापसी पर आमादा हो जाते तो मैं ये खबर लेकर खामोशी से वापस लौट जाता, लेकिन तुमने अपने डॉन का मुतालबा टाल दिया, इसलिए मुझे अपना काम शुरू करना पड़ा। सुपर आईमैन को पहले से शुबा था कि तुम आसानी के साथ राह रास्त पर आने वालों में से नहीं हो। वो तुम्हारी फितरत और रग रग से अच्छी तरह वाकिफ है। ये सब सानवी बातें हैं।
डांत्री ने दूसरे सोफे पर दराज होते फैसला को लहजे में कहा, नताइज से कतई नजर बुनियादी बात यह है कि जिमी लॉयड ने माफिया से किए हुए मुआहदे का पास नहीं किया। हमारे दरमियान एक बात तय हो गई थी तो उसे हमारे आखिरी जवाब का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे एतमाद को धोखा देते हुए तुमको मेरे ताकुब और डैनी के कत्ल पर मामूर कर दिया। सब कुछ इसी तरह हुआ है। बिली गैंग ने उसकी बात काट कर अपना मुवक्कफ समझाने की कोशिश की। तुम अपनी तरफ से कोई जवाब देने की पोजीशन में होते तो शिकागो से कराची तक दौड़ न लगाते। तुम्हारा जवाब वही होना था जो तुम्हें डैनी की तरफ से मिला था, पर सिर्फ इतना पड़ा है कि तुम्हें अपना जवाब सुपर हाईमैन तक पहुंचाने की जरूरत पेश नहीं आई। मैंने उसके खुद मुख्तार नुमाइंदे की हैसियत से जवाब सुन लेने के बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दी। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुआ। उसी वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद इंटरकॉम की घंटी बजी और हबीब जेवानी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। चंद सानियों तक बात करने के बाद हबीब जेवानी फारिग हुआ तो डान 3 उसकी तरफ मुतवज्जा था। इसके साथियों के बारे में इतला थी। हबीब जेवानी ने चालाकी से काम लेते हुए खबर का इंकशाफ किए बगैर डान 3 को आगाह किया। इन दोनों का क्या बना? बिली गैंग हौसला शिकन सूरत-ए-हाल से नाबुर्द आजमा होने के बावजूद अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। दोनों मार लिए गए। हबीब जेवानी ने उससे मुखातब होकर कहा, वो तो मकामी ही रहे होंगे। जाहिर है अमेरिका से पूरा जुलूस तो नहीं लाया जा सकता था ना। अब तुम लोगों को 3 लाशें ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करना होगा। उन दोनों के वली वारिस से अब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। हबीब जेवानी ने बिली गैंग के दोनों साथियों के मारे जाने की खबर सुनाई थी, लेकिन उसके लबो लहजे से मैंने अंदाजा लगाया कि वो झूठ बोल रहा था। शायद उसने बिली गैंग का हौसला पस्त करने के लिए वो खबर सुनाई थी, जबकि इंटरकॉम पर कुछ और ही बताया गया था। उन दोनों की लावारिस लाशें कहीं भी फेंक दी जाएंगी। डान 3 ने अपने सिगार का धुआं उड़ाते हुए कहा, और तुम्हारे लंबे चौड़े वजूद को एक छोटे से वजनी पैकेट में जिमी लॉयड को भेज दिया जाएगा। डान 3 के उन अल्फाज पर मेरे बदन में सनसनी की लहर सरायत कर की। बिली गैंग ने भी अपनी जगह पर बेचैनी के साथ पहलू बदला और इस तरह ही लहजे में बोला, अब ये बताना शुरू न कर देना कि वो पैकेट कैसे बनाया जाएगा। मेरे मर जाने के बाद तुम मेरी लाश के साथ जो भी सलूक करोगे उसे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मरने के बाद आदमी और मोम के पुतले में कोई फर्क नहीं रहता। माफिया डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। डान 3 ने अपनी जगह से उठकर टहलते हुए कहा, तुमने माफिया के मुअज़्ज़िज़ीन में से एक का पीछा करके नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसलिए तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि आइंदा शी के दूसरे कारकुन ऐसी हमाकत के बारे में सोच न सकेंगे। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शी का डिसिप्लिन भी इतना ही सख्त है। हम लोग सुपर हाईमैन के हुक्म पर तनकीद का कोई हक नहीं रखते। बिली ने मुदाफत करने की कोशिश की, फिर तुम उसकी सजा भुगतोगे। शायद तुमने एक्सपेलर नामी मशीन का नाम सुना होगा। एक्सपेलर का जिक्र सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कीमा निकालने वाली रवायती मशीन की तरह बहुत बड़े स्क्रू वाली उस मशीन में एक तरफ से बनोला या दूसरा बीज डाला जाता है और वो मशीन आनन फानन में बीजों से तेल की हर बूंद निचोड़कर दूसरी तरफ से खुश्क पिपड़ियां बाहर फेंक देती है। डान 3 अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, एक्सपेलर का स्क्रू बहुत ताकतवर होता है। एक बार तुम्हारी उंगलियां उसमें पंसा दी जाएं तो रफ्ता रफ्ता तुम्हारे पूरे जिस्म को अंदर खींचकर हड्डियों पसलियों का सुरमा बना देगा। खून, पानी और चर्बी कशीद होने के बाद दूसरी तरफ से तुम्हारी खुश्क लाश बरामद होगी, जिसे एक छोटे से डिब्बे में भरकर वो पार्सल जिमी लॉयड को रवाना कर दिया जाएगा। डान 3 ने उस मशीन की कारकर्दगी के बारे में गालिबन मुबालगे से काम लिया था, लेकिन फिर भी वो जो कुछ कह रहा था वो नामुमकिन नहीं था। लंबी चौड़ी इंसानी लाश को ठिकाने लगाने के मुकाबले में पिचकी हुई लाश बासानी उस डिब्बे में पैक की जा सकती थी। बिली के खून से लथड़े हुए चेहरे से उसके तासरात का अंदाजा लगाना दुश्वार था, लेकिन उसके मुस्तरबाना हरकत से ये मालूम हो रहा था कि वो खुद को अपने अंजाम की तरफ से बेपरवाह जाहिर करने के बावजूद फिक्रमंद था।